नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर क्या है? ज्ञान व्यापी में सर्वे से किसको डर लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज कोर्ट के आदेश पर काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे होने वाला था। दोपहर बाद 3 बजे के दौरान जब सर्वे टीम ज्ञान व्यापी पहुंची तो एक वर्ग के कुछ लोग उनका विरोध करने लगे और ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने हंगामा शुरू हो गया। एक पक्ष के विरोध करने पर दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्ष के लोग मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे। लेकिन चूंकि ये सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट के आदेश पर होनी थी, इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस की टीम तैनात थी। इस वजह से हंगामा ज्यादा नहीं बढ़ा और सर्वे टीम अपना काम शुरू कर पाई। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के 15-15 लोग भी मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले सर्वे का आज का काम खत्म हो चुका है। अब कल यानी कि 2 बजे फिर से ये वीडियोग्राफी शुरू होगी। लेकिन ज्ञान व्यापी विवाद के बीच सवाल बहुत अहम है। जब कोर्ट का फैसला हर कोई मानने की बात करता है, कहता है, तो फिर आज हंगामा क्यों हुआ? आखिर कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों हुआ? आखिर ज्ञान व्यापी में सर्वे से किसको डर लग रहा है और क्यों डर लग रहा है? इसी पर हम बात करेंगे और इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि वो देश, उस देश के नागरिक जो ये कहते हैं कि वो कोर्ट के द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करेंगे, तो आखिर आज ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर इतना हंगामा क्यों बरपा? मेरे साथ खास मेहमान इस पैनल में जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमई, आपका भी स्वागत है। और अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। साथ ही संजीव उनियाल आपको दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत शोएब जमई मैं आपसे करूंगी। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका का दिया गया आदेश सर्वोपरि है, तो फिर न्यायपालिका अगर आदेश देती है कि मस्जिद के भीतर जाकर वीडियोग्राफी होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर तथ्य क्या है, तो इस पर लोगों को ऐतराज क्यों होना चाहिए? आपको शायद पता होगा कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर से भी ऊंची है संविधान, और इस देश के संविधान में 1991 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए। और उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। उसमें लिखा है कि 1947 के बाद जितनी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है जो मंदिर रहेगी, किसी की भी यथास्थिति चेंज नहीं होगी, सिवाय एक एक्सेप्शन जो कि बाबरी मस्जिद का था। यही कानून है इस देश का, ये संविधान में लिखा है। अगर मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो मैं गलत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ऊंचे मापदंड तय करता है, लेकिन लोअर कोर्ट जो होती है, स्थानीय कोर्ट होती है, उसकी त्रुटियां होती, वो इनफेलेबल नहीं होता है, इसलिए उसको हायर कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है। मैं आज आपके माध्यम से कोर्ट की इस मंशा पर भी सवाल उठाना चाहता हूं कि जब ऑलरेडी ये कानून एग्जिस्टिंग है और बाबरी मेरी बात सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर अगर किसी को ऐतराज है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख हो सकता है, लेकिन आप उनके फैसले को दरकिनार कर देंगे क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आगे उस फैसले को चुनौती मिल सकती है। ये तो वाजिब आपका तर्क नहीं होता है। देखिए, वो तो जरूर हायर कोर्ट में जाएगा मामला, लेकिन चूंकि आज सर्वे की बात थी, तो जो अपनी नाराजगी है, जो कोर्ट का जो इंटेंशन है, उसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने का अधिकार भी इस देश में है लोगों को। किसी ने हिंसा तो नहीं किया, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो पार्टियां, देखिए, एहसान नहीं जताया किसी ने शोएब। अगर हिंसा किसी ने नहीं की या फिर माहौल शांतिपूर्ण रहा पुलिस की बदौलत, तो किसी ने एहसान नहीं किया है। सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपना एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, पुलिस अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। तो आप जो बता रहे हैं कि नहीं हुआ, सुन लीजिए, मैं आपको इतनी बात बता दूं, नो इफ एंड बट, बिना गोल घुमाए हुए सीधा साफ कहता हूं एक बात, कि जिस तरीके से इस ज्ञान व्यापी मस्जिद को दोबारा एक नया बाबरी बनाने की साजिश रची जा रही है, इस बार मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मस्जिद को बचाने के लिए हम अपनी जान, आप धमकी दे रहे हैं।
राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वाला मामला आप यहाँ पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। जवाब आपका नहीं होने दिया जाएगा भाई। शोएब जमई साहब शायद इन्हें शायद ध्यान नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। आप गलतफहमी में भी ऐसा सोचिएगा नहीं, और सोचेंगे तो पुराने जो उदाहरण है उदाहरणों से ध्यान में ले लीजिएगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार की अपनी मुगालते में रहे कि हम जो चाहेंगे मेरी मर्जी के आधार पर करेंगे, उनके पोस्टर लगवाए थे, उनके घर से वसूली कराने का काम हम कर रहे थे। आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने मन में सोचा भी इस तरह का कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देकर के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ लेंगे, तो कानून का कठोर डंडा आपका स्वागत करेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराना ये राज्य सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। लोअर कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का काम किया है, कोर्ट कमिश्नर जाकर के वह वीडियोग्राफी करे, जो कोर्ट ने आदेश किया है उस आदेश की अनुपालना करे। राज्य सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का पालन कर रही है और अपेक्षा करते हैं कि सभी जनमानस जो भी भावनाओं से जुड़े हों, वो हिंदू पक्ष के हों या मुस्लिम पक्ष के हों, वो कोर्ट के आदेश का आदर करें, भारत के संविधान में अपनी आस्था रखें, अपनी अपनी धर्म पुस्तकों में भी आस्था रखें, लेकिन संविधान सर्वोपरि है और संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संविधान के द्वारा बनी हुई जो कानून की अदालत है, रूल ऑफ लॉ है, उसको उसका रूल ऑफ लॉ का पालन करें, और जो कोर्ट ऑफ लॉ है उस कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा दिए गए जो निर्णय आप राकेश त्रिपाठी को सुन रहे हैं, वो बार बार कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात समझिए, अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र अगर अपनी टीम को लेकर गए हैं तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना कि बिना सोचे समय वो घुस गए होंगे। कुछ तो उनके पास भी प्रमाण होगा, किसी बात का कोई आधार होगा, कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आप ऐसे सीधे सीधे दरकिनार इस बात को कर देंगे, ये तो ठीक नहीं है। ये तो होगा कि भाई हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब गलत है। ये तौर तरीका तो सही नहीं है लोकतंत्र में। तो तथ्य मैं रख दूं इसके इंटरजेक्शन में कि पहली बात कि जब 1992 में 6 दिसंबर 1992 का वो काला दिन जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में था। वो एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर था, किसी को लेकिन ढा दिया ना, पुलिस की निगरानी में ढाया, कानून और संविधान की अवहेलना की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन नहीं किया गया और लोगों ने आतंक मचाया। एक सेकंड देखिए, आपका जो लहजा और तरीका है ना, उस पर भी एक सवाल उठा दूं मैं। आप जैसे कह रहे हैं ना कि मुसलमान चुप नहीं रहेगा, अगर इसी एवज में, इसी तुलनात्मक नजरिए में कोई हिंदू नेता आकर ऐसा कह दे तो फिर तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो अराजकता ही अराजकता है। ये जो आपकी भाषा है ना, ऐसा लगता है कि जानबूझकर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग प्रोवोक हो। ऐसा क्यों करते हैं शोएब आप? भाई मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट में चुप नहीं रहूंगा, मैं अपनी आवाज उठाने में नहीं, लेकिन आपने इससे पहले ऐसा नहीं कहा, इससे पहले आपने ऐसा नहीं कहा। अभी जो तरीका आप अपना रहे हैं, उससे पहले जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने क्या कहा कि मुसलमान चुप नहीं रहेगा। ये क्या तरीका है बात करने का? अगर मैं आपको बता दूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अगर ये कहता हूं किसी मजमे में जाकर के कि भाई दिलों में तुम्हारी अदावत दिख रही है, दिलों में तुम्हारी अदावत दिख रही है, कहीं पे कलम, कहीं पे जुबान, कहीं पे हुकूमत बिक रही है, हमारी खामोशियों को हमारी कमजोरी मत समझो, अभी तो हमारी सब्र दिख रही है। तो मैं चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा है, शोएब कह रहे हैं। देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल इस बात का है कि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई वीडियोग्राफी किया जाए, वो चाहे श्रृंगार गौरी का हो या ज्ञान व्यापी को। लेकिन आखिर इनको परेशानी और दुख और चिंता, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किस बात पे हो रही है? कोई हिंदू संगठन ने तो आदेश दिया नहीं है, सरकार ने आदेश दिया नहीं है, एक निष्पक्ष ऐसी संस्था माननीय कोर्ट ने दिया है कि अब वीडियोग्राफी वहां का किया जाए, क्योंकि कहीं भी निर्णय जब होता है तो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे निर्णय दिया जाता है। तो ये क्या चाहते हैं वहां पे? आप खड़े होकर के आप ये देखिए कि जिस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं, और जमई जी यहाँ पे बैठ के जो आप धमकी दे रहे हैं, सरेआम हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, तो आखिर अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे, इन्हीं सब का परिणाम है कि कभी राम जी का कभी यात्रा निकलता है, उसपे पत्थरबाजी हो रहा है। हनुमान जयंती पे जब जहांगीरपुरी में जब यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा, उसमें जिहादी मानसिकता के लोग पत्थर मारते हैं। तो कहीं ना कहीं जमई साहब जैसे लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर देते हर विषय पे, उसी का परिणाम है कि ईटा पत्थर चल रहा है। और सरेआम आपके सम्मानित चैनल पे प्रीति जी, सरेआम जमई जी धमकी दे रहे हैं, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है।
आप बताइए, अभी पहली अभी शुरुआत है जांच का, वीडियोग्राफी होने वाला है। वीडियोग्राफी होगी तो पता चलेगा कि जो मुगल आए, जो विदेशी आक्रांता है, उन्होंने क्या पाप किया था, हमारे मंदिरों को तोड़कर ऊपर कैसे गुंबद बना दिया, और उस पाप की परंपरा को जमई जी जैसे लोग उसको चला रहे। ठीक है, चक्रपाणी जी की आवाज शायद बंद हो गई है तकनीकी खामी की वजह से। रुक जाइए, शोएब आ रही हूँ मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया के पास में गई नहीं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। अनुराग भदौरिया, कोर्ट का आदेश, वो चाहे लोअर कोर्ट से हो, हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, अगर उसका पालन करने के लिए अधिकारी किसी मस्जिद के भीतर जाते हैं वीडियोग्राफी के लिए, इसमें लोगों को एतराज क्यों होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, फिर बता दे रहा हूं कि ये देश जो है, हिंदुस्तान, संविधान और न्यायपालिका से चलता है और हम लोग संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा उत्तर प्रदेश संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता है। अगर किसी को दिक्कत होती है इसमें, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिक्कत होती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये दिक्कत में ही इनको आनंद आता है। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, जाति धर्म की कुछ बातें होती रहे। अगर ऐसी बात नहीं होंगी तो प्रीति जी से पूछ लिया जाएगा कि ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, अनुराग भदौरिया जी बोलने दे। सुनिए तो सही, तो दिक्कत उनको हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बता रही है कि भाई कोर्ट सवाल स्पेसिफिक है, उत्तर भी अगर आप नहीं उस हिसाब से सुनिएगा या समझिएगा तो फिर हमें बताना पड़ेगा दोबारा से सवाल। अच्छा प्रीति जी कितने सेकंड बोलने देना है अनइंटरप्ट? भाई आप ही बोलने के लिए बुलाया है। देखिए, जो सवाल पूछेगा उसी का जवाब दीजिएगा ना। आप सवाल पूछेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, आप चाइना बोलने लगेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी ना। अरे आपने सबको सुना, ऐतराज शायद आपने सुना नहीं, देर से जुड़े हैं। शोएब जी को है, 40 सेकंड सुनिए, 40 सेकंड सुनेंगे या नहीं सुनेंगे बता दीजिए। सुनने के लिए बुलाया है अनुराग जी आपको। आप सुनिए, 5 मिनट लगातार बोलिए, कॉन्टेक्स्ट पर तो बोलिए, कम से कम जो मुद्दा है उस पर तो बोलिए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप तो बुलडोजर हमारे ऊपर चला दे रहे हैं। शब्दों का बुलडोजर क्यों चला रहे हैं भाई? आप क्यों बीजेपी वाला बुलडोजर चला रहे हैं? आप अपनी बात पूरी कीजिए। देश का राष्ट्रीय बुलडोजर चलाइए, राष्ट्रवादी बुलडोजर चलाइए, बीजेपी वाला बुलडोजर मत चलाइए, मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि जब उसे पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि हर जगह कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे बनारस की हो, चाहे ललितपुर की हो और चाहे यहाँ पे चंदौली की हो। भाई किसको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना है? सरकार को बना के रखना है। सरकार कमाल की है भाई बीजेपी का, लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। अगर कोर्ट ने कुछ कहा है तो आपको उसको कार्यान्वित करवाना है, लेकिन आप हल्ला मचाने आ जाते हैं, चारों तरफ एक माहौल बनाने आ जाते हैं। तो ललितपुर की बेटी के बारे में तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। आप कमाल की बात कर रहे हैं अनुराग जी, आप क्या बात बोल रहे हैं? आपको शायद समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर सुनिए, आप कहेंगे कि फिर इल्जाम लगाएंगे कि बोलने नहीं दे रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे बात को, शायद आपने तस्वीरें आज की नहीं देखी है। मुझे तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप वो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं उनको देखिए, कौन हंगामा कर रहा है, किसको ऐतराज है। सुनिए ना, एक मिनट, मस्जिद में जाने में मैंने आपको बोलने दिया, मैंने इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट पर बोल ही नहीं रहे हैं। आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी है, कौन विरोध कर रहा है आपको पता ही नहीं है शायद इस बारे में। आतिकुर रहमान जी, लोअर कोर्ट का कोई फैसला अगर आता है, ऐसे में अधिकारी पहुंचते हैं, उनकी अगुवाई में वीडियोग्राफी और दोनों ही पक्षों के लोग अंदर जाते हैं, तो ऐसे में किसी भी पक्ष को ऐतराज क्यों होना चाहिए? जी प्रीति जी, देखिए मैं बहुत दूर बैठा हूं मुंबई के अंदर, मैं नहीं जानता ग्राउंड रियलिटीज वहां पर क्या है। जहां तक कि मेरी समझ है कि वीडियोग्राफी से इनकार क्यों कर रही है वहां की ट्रस्ट, पहली बात मुझे ये समझ में आती है कि कहीं ये ऐसा पहली सीढ़ी ना हो अयोध्या जैसे एक कन्फ्रंटेशन की, एक तनाव की। दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियोग्राफी है ये मेरी समझ के हिसाब से 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट कर रहा है, जिसके तहत 47 के बाद में जैसे जो भी धर्मस्थल हैं हमारे, उसका स्टेटस को मेंटेन करने का एक लाइन आपकी समझ और हमारी समझ से बेहतर कोर्ट की समझ होगी, इतना तो आप मानिएगा। और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको बात को हमें मानना ही होगा। डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा उनके ऊपर अगर नहीं मान रहे हैं प्रीति जी। वही तो मैं आपको कह रही हूँ। तो फिर आप कह रहे हैं कि 99.9% तो हमें, आपको हंगामा करने वाले कौन थे लोग, किसके उकसावे पर ये सब हो रहा था? देखिए वो तस्वीरें, फोर्सेस ना होती तो पता नहीं आज शायद कुछ और भी हो सकता था।
बोलिए आतिकुर जी। प्रीति जी, मेरे सामने कोई वीडियो वगैरह नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कोई 99 पॉइंट वाली भी बात किसने कही मैं नहीं जानता हूँ। मैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा था, उसका वायलेशन वीडियोग्राफी है। अच्छा, हाँ, अगर वो कोर्ट की बात नहीं मान रहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेगी मेरी समझ के हिसाब से। देखिए वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट नहीं दिया ना, वही तो बता रहे हैं आपको बार बार। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा ना, सजा मिलेगी उनको अगर वो मान नहीं रहे। तो ये सही है ना, जाएंगे अपील में, ये सही है। और जो लोग उत्पात मचा रहे हैं, जो लोग उकसा रहे हैं वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए, तो उनको फिर सजा होनी चाहिए या उन पर बात होनी चाहिए कि भाई आपको तकलीफ क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए ना उनसे फिर। जी, जो कुछ भी वहां पर इस किस्म की बातें हो रही हैं, मैं समझ रहा हूँ प्रीति जी, वहां के लोकल लोग इसके अंदर शामिल नहीं है। लोकल लोग चाहते हैं कि आपसी बातचीत से ये मामला सुलझ जाए। ये बाहरी लोग हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, बाहरी लोग हैं जो ये पूरा के पूरा मामला कर रहे हैं। जहां तक कि मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आ रहा है। लोगों ने क्या शुरुआत उन लोगों ने किया जो नमाज पढ़ने गए थे। दोनों तरफ के कैसे लोग हैं? आप दोनों तरफ की ईटा पत्थर आप चलाते हैं और कमाल की बात करते हैं अतिकुर रहमान जी। नमाज पढ़ने वो लोग गए थे, वो लोग नारे लगा रहे, नारे वो लोग लगा रहे और आप पर दोनों तरफ के लोगों को कैसे कर रहे भाई? नहीं, आतंक आप फैलाते हैं, ईटा पत्थर आप मारते हैं और दोनों तरफ के लोगों को दोषी देते हैं। ईटा पत्थर हिंदुओं पे चले और कहेंगे दोनों दोषी है, ये बिल्कुल गलत बात है। अतिकुर रहमान जी, ये आप इस्लामिक स्कॉलर है, इस तरह से झूठ मत बोलिए। ठंडा पानी पी लीजिए, कोर्ट है, संविधान अभी है, मौजूद है। आप माननीय कोर्ट को आप गलत ठहरा रहे हैं, आप माननीय कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। 1991 की जिक्र कर रहे हैं, 1991 एक्ट की जो जिक्र कर रहे हैं, क्या कोर्ट आप ही विद्वान बने हैं? आप ही संविधान की जानकारी रखते हैं। माननीय कोर्ट जिसने आदेश दिया उसको पता नहीं है क्या? आतिकुर जी अपनी बात को पूरा कीजिए सर, लेकिन आप एक सेकंड चक्रपाणी जी रुक जाइए। चक्रपाणी जी प्लीज ठहरिए। आतिकुर जी, अभी शोएब जी को आपने शायद सुना नहीं, आप देर से जुड़े। उन्होंने कहा कि ये फिर से वही कोशिश हो रही है जो बाबरी मस्जिद को लेकर की गई थी, और वो कह रहे हैं कि अगर इस बार ऐसा हुआ तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा। क्या ये भाषा जस्टिफाई है? प्रीति जी, मैंने भी देखिए कुछ ऐसा ही कहा कि ये पहली सीढ़ी हो सकती है। ट्रस्ट ऐसा अंदाजा लगा रही है कि वीडियोग्राफी पहली सीढ़ी हो सकती है अयोध्या जैसे विवाद की। अब इसको अगर एलिमिनेट करना है इस पॉसिबिलिटी को, तो इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारे तरफ के वकील है उन लोगों को कोर्ट को इस बात को ध्यान में दिलाना चाहिए। लेकिन पहले वीडियोग्राफी का ऑर्डर पास हो जाना, कौन बोल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रीति जी। चक्रपाणी जी एक बार सुन लीजिए उनकी बात को। 20 सेकंड और चक्रपाणी जी प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। पहले आप उनको बात पूरी करने दीजिए। 20 सेकंड और लूंगा प्रीति जी। प्रीति जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हम लोगों ने बहुत नफरत को झेला है, दोनों समाजों ने झेला है। हिंदू मुस्लिम एकता की जिंदाबाद। मैंने हमेशा से कोशिश की है इस बात को कहने की। मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है चक्रपाणी जी से, आपसे, तमाम हमारे चैनल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपको जो भी इस मामले में करना है करिए। हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करना पड़ेगा, कोई भी वीडियोग्राफी या कोई भी इस तरह की बात से पहले। प्लीज अगर कोर्ट ये कहता है तो मानना ही पड़ेगा ना फिर। यस, कोर्ट ये कहता है तो मानना ही पड़ेगा। चक्रपाणी जी, अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात ये है, 1991 एक्ट की चर्चा कर रहे हैं, क्या माननीय कोर्ट ने दिया उसको एक गलत बता रहे? क्या माननीय कोर्ट को नहीं पता है एक्ट के बारे में? लेकिन कहीं ना कहीं श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी और वहां की वीडियोग्राफी जो ज्ञान व्यापी के करने के लिए जो कोर्ट कहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आप जरा सोचो, अभी ये अपने को पीड़ित दर्शा रहे हैं अपने अतिकुर रहमान जी। पाकिस्तान में हिंदू है, वहां भी घुस करके मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। यहां भी हमारे हिंदुओं पे पत्थर मारा जा रहा है। कभी राम जी की जब यात्रा निकलता है तो, कभी हनुमान जी की यात्रा निकलता है तो कोर्ट को ये नहीं मानते। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई वीडियोग्राफी किया जाए, ये बाहर खड़े होकर अल्लाह अकबर और पता नहीं कौन कौन से नारे लगा रहे, तनाव ये पैदा कर रहे और अपने को पीड़ित दिखा रहे। तो ये तो गलत संदेश रहे। जमुई जी सरेआम बैठ करके धमकी दे रहे हैं, वो भाषा बोल रहे, कट्टरपंथियों वाला जिहादी वाली भाषा बोल रहे हैं। आप इनको सीख करके बताओ और लोगों में क्या संदेश जाएगा, और लोग क्या सीखेंगे? और लोग तो ईटा पत्थर इकट्ठा करेंगे मुसलमान। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव उनियाल ने एक बार भी अपनी बात को नहीं रखा। संजीव उनियाल जी, सर वो ये कह रहे हैं, अभी अतिकुर जी आपने उनको सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये वैसा ही मामला लग रहा है जैसे बाबरी मस्जिद मामले में था। वो तो कह रहे हैं पहली सीढ़ी है उसकी।
प्रीति जी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं ज्ञानवापी की। 1669 में हिंदू मंदिर विश्वेश्वर टेम्पल वाराणसी में ये सब कांड होता है औरंगजेब द्वारा टोडरमल के मंदिर में, और हिंदुओं की उस आस्था पर चोट की जाती है। जिस तरह की हिस्टोरिकल एरर को ठीक करने का एक प्रयत्न अगर कोई कोर्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर ट्रायल कोर्ट में इस तरह का एक मुकदमा चला है तो ट्रायल कोर्ट ने एक वीडियोग्राफी के लिए आदेश दिया है, तो उसमें क्या दिक्कत है अपने को? अगर अपने को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम उसके बाद रेस्टोरेशन में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध हैं, परंतु हमें डर लग रहा है कि शायद क्योंकि हमने लगभग 1200-1300 मस्जिदों को जबरदस्ती जबरन हिंदू टेंपल्स के ऊपर बना रखा है, तो ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया और पूरे मीडिया के सजग होने से लोगों में एक नई भावना जाग गई, लोग अपनी अपनी हिस्ट्री को जान पाए हैं। तो ऐसा ना हो कि कोर्ट के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा से ये स्टैब्लिशमेंट हो जाए और अयोध्या की तरह ये सारी जो मस्जिदें इलीगल तरीके से हिंदुओं के छाती पर मूंग दल के और उनको तलवार दिखा के उनको कन्वर्ट करके इस तरह के लोगों को तैयार करके जो कि आज मुस्लिम बनते हैं उनके माध्यम से बचाने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आज लोग समझदार हो चुके हैं, आज लोगों को पता चल चुका है कि ये वास्तव में मस्जिदों के ऊपर से ये क्या सब कुछ होने वाला है और क्या हो रहा है। आप देखिए आज क्या हुआ, साउथ में एक दलित युवक को, हिंदू युवक को मार के मार दिया पूरी सरेआम बाजार में। क्यों? इस तरह की बातों को आप देखिए कि किस तरह से लेते हैं, कैंडल मार्च चलाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में इनके लॉयर खड़े हो जाते हैं। जहांगीरपुरी में इलीगल जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रखी है, स्ट्रक्चर तैयार कर रखे हैं, उनको बुलडोजर से अगर कोई लीगल बिल्डिंग्स को गिराता है तो ये सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके पैनल में भी बैठे हुए हैं, जो खास तरह से इस तरह की चीज को प्रोटेक्शन करते हैं। परंतु सर, आपने जो बात कही, आपने अभी कहा, जैसा मैं सुन रही थी आपको, संजीव जी, आपने कहा कि 3000 से ज्यादा मंदिर पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, तो आप तो उसी बात को बल दे रहे हैं जिसको अतीकुर रहमान और शोएब कह रहे थे। वो जो कह रहे हैं, जिस बात का डर वो जता रहे हैं कि पहली सीढ़ी है, वैसा ही होगा बाबरी मस्जिद जैसा मामला। आप इस बात पर सहमति जता रहे हैं अपने शब्दों के जरिए। पॉलिटिकल पार्टी ने, प्रीति जी नहीं, आप मुझे ऐसा अपने मुंह में जवान मत डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर समाज में जागरण हो पा रहा है, हिंदू जागरण हो रहा है, तो आप देखिए पिटीशन किसने डाली है। एक आम व्यक्ति ने पिटीशन डाली थी, किसी हिंदू व्यक्ति ने, किसी आरएसएस के व्यक्ति ने, किसी बीजेपी के व्यक्ति ने पिटीशन नहीं डाली है। ये आम समाज में एक धारणा बन चुकी है कि इस तरह की मस्जिदों को, उसमें जो हिस्टोरिकल एरर्स हैं उनको ठीक किया जाए। 1669 में की गई औरंगजेब द्वारा एक गलती को अगर सुधारने का काम कोर्ट कर रही है तो क्या बुराई है? हिंदू एडॉप्शन लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, सब पे रिफॉर्मेशन हुए हैं। ऐतिहासिक कुछ गलतियां हुई हैं, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिशें हो रही हैं अब कोर्ट के जरिए। मैं जवाब को देखा। अनुराग भदौरिया, शोएब आती हूं मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया नहीं पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, एक अच्छी बात उन्होंने बोली, जो भी अभी महोदय बोल रहे थे कि दलित युवक को पीट के मार डाला। क्या बात है, आपने एकदम बहुत गलत हुआ, मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। लेकिन अफसोस की बात है, उसकी तो आप आवाज उठा रहे हो हैदराबाद की, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां आवाज नहीं उठा रहे। क्यों भाई? बेटी ने क्या नुकसान कर दिया आपको? इसलिए तो आपने क्यों नहीं उठाया 13 साल की बच्ची का? लेकिन उत्तर आप मेरा इंतजार कर रहे थे, आप इस घटना का इंतजार कर रहे थे, आप इस घटना का इंतजार कर रहे थे, डाला गया, आप आवाज नहीं उठा रहे। हैदराबाद की आवाज, आप आज की घटना की बात क्यों नहीं करते हैं? आप हिंदू मुस्लिम कर रहे थे ना, वो हिंदू बेटियां थी। आज की घटना की बात क्यों नहीं कर रहे आप बहुत हिंदू कर रहे हो। अरे दोनों बेटियां हिंदू, ललितपुर की बेटी हिंदू है। आप भाई साहब, आप ये बताइए, ज्ञानवापी मस्जिद की बात करिए, आप सब्जेक्ट पर नहीं है। प्रीति जी सही कह रही हैं, आप सब्जेक्ट पढ़कर नहीं आए। ज्ञानवापी मस्जिद पर डिबेट है, आप टॉपिक पढ़कर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर, प्रीति जी ठीक कह रही हैं, आप टॉपिक पढ़कर नहीं आए, आप अचानक ही जो है ना अकस्मात आके बैठ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आप फिर मुद्दे से भटक गए हैं सर। अनुराग भदौरिया जी, आप फिर मुद्दे से भटक गए हैं। देखिए, मैं फिर आपको कह रही हूँ कि आप मुद्दे पर रहिए। आप मुझे बताइए, वो ये बता रहे हैं कि भाई जो एरर्स हुए हैं इतिहास के पन्नों में, उसे दुरुस्त करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट ये आदेश दे रहा है। इस पर आपका जवाब क्या है सर? अगर हम स्पेसिफिक होंगे तभी हम इस चर्चा में कोई सार्थक बात निकाल पाएंगे। अच्छा सुन तो लीजिए प्रीति जी, वो दलित युवक की बात बता रहे थे, तब आपने याद नहीं दिलाया उनको। उन्होंने तो एक एग्जाम्पल दिया, आप तो पूरी कथा बांटने लगे। मुद्दे पर रहिए ना सर।
माने बच्ची की बात करना मुद्दे से भटकना नहीं होगा। नहीं बिल्कुल अरे नहीं है, हम लोग बिल्कुल आपको नहीं है, नमस्कार लेकिन करता हूँ, लेकिन प्रीति उसी पर जी, रहिएगा और आपको बाकी मुद्दों नमस्कार पर कर रहा हूँ। नहीं करेंगे और बात, पूरे तो फिर भाई हिंदुस्तानियों की ऐसा तरफ से नहीं होगा ना नमस्कार सर, कर आप रहा कुछ हूँ। भी एक बोलेंगे बेटी फिर के- टाइम एक जाया बेटी होता है आवाज व्यूवर्स का। उठा रहा हूँ। वो बेटी के व्यूवर्स लिए आवाज आपकी क्यों उठा राय रहे हो? जानना मैं तो चाहते हैं और बेटी की अगर आवाज उठा रहा हूँ, संजीव आपकी उनियाल आवाज ने उठा किसी रहा हूँ, दलित आपके युवक की आवाज आवाज उठा उठाई, रहा हूँ। दलित बेटी की अजीब आवाज बात है, उठाई, तो आपकी आप भी आवाज उठाइए, उठाने आपको कोई कौन मना मना कर रहा है? किया कि मतलब आप उनका इंतजार कर रहे थे, सरकार यहाँ लेकिन महिलाओं मुद्दे पे पर तो बात अत्याचार कीजिए। होते रहने दें। तो आप ये बोलिए कि अगर अत्याचार हो रहा है तो होने दो। अनुराग भदौरिया, देखिए आप सर आप जो करते हैं ना, उठाना गुनाह है क्या? आप जो क्या कर रहे हैं ना, देखिए ये मुझे सब समझ आ रहा नहीं, है हम और लोग मैं यही क्या कर रहे करूंगी हैं। क्या नहीं करूंगी हम मुझे लोग मत सही कर बताइए रहे हैं, आप। क्योंकि आप अनुराग भदौरिया जी, आई जनता रिक्वेस्ट पार्टी गलत कर रही है। कमिंग हम सही 30 कर रहे हैं, 40 बात सेकंड्स सही आई है। एम गिविंग यू। मुझे ब्रेक लेना है सर, प्लीज अपने वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए, प्लीज बताइए। देखिए, वो ये कह रहे हैं एरर्स मैंने हुए हैं इतिहास आपको- में, उसको दुरुस्त मैंने करने की आपको कोशिश हो बोला रही है। कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती, इतिहास में जिंदा रखना चाहती है, हमें देखिए, ये पीछे ले कहा जा जाना रहा है। चाहती है। 2014 ज्ञान में वापी वोट मांग मस्जिद रहे की थे बात तो कर उन्होंने लो। कहा था हम आएंगे, 2 करोड़ रोजगार ज्ञान देंगे, वापी सबके का अकाउंट में मीनिंग खाते पता है? होंगे, आपकी ये रील उजाल अटक होगा, गई है। महंगाई आपकी खत्म रील होगी, अटक गई है सर। What is the meaning of आप ज्ञान वापी? अटक गए हैं की जगह, आपके पास कुछ भी आपसे सवाल पूछा जाए, आप भारतीय जनता पार्टी को कोसिए। हो सकता है उत्तर प्रदेश में आपकी सियासत को आने वाले 5 सालों में इसी से चमकाया जा सके, ये स्ट्रैटेजी आपकी पार्टी की हो सकती है। एक ब्रेक में ले रही हूँ, जल्द लौट रही हूँ। यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। एक धमाका तो इतना भीषण था कि उसकी चपेट में आई इमारत का मलबा कई फीट ऊपर तक उछलता नजर आया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा पहाड़ जैसा बना हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रूस की ये बमबारी पिछले 4 दिन में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर की गई सबसे बड़ी बमबारी बताई गई। और रूसी सेना के मुताबिक उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि अब भी यूक्रेन के करीब 2000 सैनिकों के वहां छिपे होने की आशंका है, जिन्हें प्लांट और उसके आसपास की इमारतों से बाहर निकालने के लिए रूस ने ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। पिछले 4 दिन से टैंक के गोलों और रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट ने स्टील प्लांट के एक बड़े इलाके का और बुरा हाल कर दिया। सिर्फ बमबारी करके ही नहीं, रूसी सेना जमीनी हमले करके भी यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गई। क्योंकि करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी यूक्रेन के जवानों ने हथियार नहीं डाले हैं। ऐसे में अज़ोवस्ताल पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। टैंक के साथ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में पहुंचे रूस के सैनिक इमारतों के भीतर जाकर वहां यूक्रेन के सैनिकों को तलाश करते नजर आए। चीन के एक टीवी चैनल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दिखाई दिया कि रूस के सैनिकों ने मलबे में बदल गई कई इमारतों की एक-एक करके तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें यूक्रेन का कोई सैनिक नहीं मिला। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रही है। उन्होंने यूएन से अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मदद मांगी और उन्होंने दावा किया कि रूस की सेना के जोरदार हमलों में स्टील प्लांट में छिपे कई नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से यह अपील तब की जब रूस ने मारियोपोल में 3 दिनों तक सीज फायर का ऐलान कर दिया, यानी शनिवार तक रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भी हमले नहीं करेगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले रविवार तक स्टील प्लांट से करीब 100 लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया, लेकिन इसके बाद रूस की तरफ से फिर भीषण हमले शुरू हो गए। हालांकि रूस ने भी स्टील प्लांट को निशाना बनाए जाने के पीछे की वजह बताई। रूस के मुताबिक जैसे ही वो वहां हमले रोकता है, यूक्रेन के सैनिक उसका फायदा उठाकर एक साथ वहां जमा हो जाते हैं और फिर वो रूसी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। यानी रूस के हमले रोकते ही यूक्रेन के सैनिक जोरदार पलटवार करने लगते हैं। उधर रूस के पड़ोसी फिनलैंड ने दावा किया कि रूस अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और उसने एक बार फिर फिनलैंड को धमकाने के लिए अपना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसकी सीमा के अंदर घुसा दिया। असल में फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने की तैयारी में है और इसी वजह से बीते 2 महीने से रूस ने उसकी नाक में दम किया हुआ। बल्कि रूस तो सीधे सीधे ये धमकी भी दे चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो से जुड़ा तो वो अपने परमाणु हथियार मैदान में उतार देगा। माना जा रहा है कि उसी कड़ी में रूस ने एक दिन पहले दूसरी बार फिनलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जिसके बारे में फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिन के उजाले में रूस की सेना का मी-17 ट्रांसपोर्ट चॉपर एकदम धड़ल्ले से फिनलैंड के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एक दिन पहले सुबह 10:40 पर रूस का मी-17 हेलीकॉप्टर फिनलैंड की सीमा के करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर उड़ता दिखा गया। इस साल ये दूसरी बार है जब रूस ने फिनलैंड की एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। पिछले महीने 8 अप्रैल को भी उसने फिनलैंड की हवाई सीमा में अपना प्लेन उड़ाया था। लेकिन रूस के निशाने पर फिनलैंड अकेला नहीं है।
यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस इस इलाके में स्वीडन और डेनमार्क की हवाई सीमा में भी अपने विमान दाखिल करा चुका है। रूस के इस आक्रामक रवैये की वजह मानी जा रही है फिनलैंड की नेटो से बढ़ती करीबी। पिछले महीने ही खबर आई थी कि फिनलैंड अपने पड़ोसी स्वीडन के साथ इसी महीने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दे सकता है। इसलिए रूस ने शुरुआत में तो दोनों देशों को चेतावनी दी, अपनी परमाणु ताकत का डर भी दिखाया, लेकिन घी सीधी उंगली से न निकलता देख रूस अब उंगली टेढ़ी करने में लगा है। और तो और फिनलैंड में रूस को उकसाने वाली मिलिट्री ड्रिल भी शुरू हो गई, जिसमें फिनलैंड के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लातविया के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो जंग के मैदान में दुश्मन का खात्मा करने के लिए अभ्यास में जुटे नजर आए। ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की धमकियों को नजरअंदाज कर फिनलैंड 12 मई को नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर देगा। और मिलिट्री ड्रिल को देखने पहुंचे फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए। We are especially interested of the Article 5 of NATO. That would be the main reason to become a member of NATO. असल में आर्टिकल 5 के तहत ही नेटो अपने किसी सदस्य देश पर हुए हमले को अपने ऊपर हुआ हमला मानता है। और फिनलैंड पहुंचे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने तो नेटो का सदस्य बनने से पहले ही रूस का हमला होने पर फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दे दिया। वहीं खबर यह भी है कि इस सैन्य अभ्यास के साथ ही फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास अपने टैंकों की तैनाती भी शुरू कर दी है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश बुल्गारिया की सेना ने मिलिट्री ड्रिल की। कुछ दिन पहले बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा कर ज़ेलेंस्की को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया था, जिसके बाद अब बुल्गारिया की सेना ने जंग जैसे हालात से निपटने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में गाड़ियों में सवार कुछ जवान युद्ध अभ्यास के लिए जाते दिखे। उन गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद जवानों ने अपने टारगेट पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिनकी तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। इतना ही नहीं, अभ्यास के दौरान एक मकान की घेराबंदी कर उससे एक आदमी को गिरफ्तार करते भी दिखाया गया। इसके लिए हेलीकॉप्टर से उस मकान की छत पर कुछ सैनिक रस्सी की मदद से उतरे और फिर उस आदमी को काबू में करने में अपने जवानों की मदद करते दिखे। इसके अलावा एक के बाद एक कई पैराट्रूपर्स ने अपने ग्लाइडर के साथ विमान से छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए नीचे उतरे। वहीं नेटो पर भड़के पुतिन ने यूक्रेन में उसकी सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मतलब युद्ध के तीसरे महीने में रूस के निशाने पर वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, अभी आपने ब्रेक से पहले हमारे 3 पैनलिस्ट हैं उनको सुना। 2 पैनलिस्ट खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक डर है जिसके बिना पर ये जो पूरा माहौल है वो तनावपूर्ण नजर आया आज काशी में। उस काशी में जो तहजीब की मिसाल है, जो भाईचारे की मिसाल है, आखिर उस डर को खत्म करने के लिए आप लोग कुछ क्यों नहीं करते ताकि जो कोर्ट का आदेश है उसका भी सम्मान हो और माहौल भी सौहार्दपूर्ण बना रहे? देखिए, एक बात बार बार अतीकुर रहमान साहब ने कही, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी पीवी नरसिम्हा राव की केंद्र की जब मैं कांग्रेस की सरकार रही तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल था उस समय, उसकी जेपीसी की मांग को दरकिनार करके बहुमत के दम पर उन्होंने कानून पारित कराने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, चाहे तो मनमाने पूर्ण तरीके से कानून को रद्द कर सकती है। बावजूद इसके हिंदू सहिष्णुता से अपनी बात को कोर्ट के भीतर रख रहा है। कोर्ट एक प्रोसेस का पालन कर रहा है, उस प्रोसेस के पालन से भी आपत्ति है इन्हें। ये कोर्ट के प्रोसेस का भी पालन नहीं होने देना चाहते और उसको जानबूझ करके डरा कर धमका करके उसको पीछे करने के प्रयास कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। अगर कोर्ट ने आदेश किया है वीडियोग्राफी कराने के लिए, वीडियोग्राफी होने दीजिए। आखिरकार ऐसा क्या डर है जिससे आप घबरा रहे हैं? और जो बात बार बार कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वो विवादित ढांचा था, विवादित ढांचे को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 30 सितंबर 2010 का फैसला था, डिटेल में ऑर्डर को पढ़ लीजिए। स्पष्ट है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो खुदाई की रिपोर्ट थी उसके साक्ष्य क्या कह रहे हैं। आप घबरा रहे हैं कि कहीं यहां खुदाई हो गई, कहीं यहां कोई साक्ष्य निकल करके सामने आ गए तो कहीं इस प्रकार का कोई फैसला न हो जाए। यानी देश की अदालतों में आपका भरोसा नहीं रह गया है क्या? क्या आपको देश के संविधान पर भरोसा नहीं रह गया है क्या? ये देश की खूबसूरती है कि बहुसंख्यक आबादी कहीं किसी प्रकार से कोई जोर दबाव के आधार पर नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी पर जो लेवल लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण करने का काम कर रही है हिंदुओं का, सच्चाई ये है कि लंबे समय तक
तुष्टीकरण तो मुसलमानों का होता रहा है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि ये तो अनवरत चलने वाला ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम हो गया है। अभी पहले वो अयोध्या को लेकर परेशान थे, फिर अब यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद है, उसके बाद मथुरा कृष्ण जन्म स्थान को लेकर पूरा विवाद है, उसमें भी हिंदू दावा कर रहे हैं, फिर ताजमहल को तेजू महल कहने की भी बात की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि एक एक कर आप लोग जानबूझकर इन मुद्दों को तूल दे रहे हैं और बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये आपकी। देखिए प्रीति जी, एक बात समझ लीजिए, विवाद जो जितने भी मामलों पर उत्पन्न है ना, इनका वाद से या संवाद से, या तो कोर्ट में इनमें वाद दाखिल किया जाएगा या परस्पर संवाद होगा और इसके आधार पर इसका समाधान हो सकता है। कुछ ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं। ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो शिव परिवार होता है, कहीं भी शिवालय होता है तो वहां शिवलिंग होता है और शिवलिंग के साथ में पूरा एक गौरी गणेश का पूरा परिवार होता है। शिव परिवार को ध्वस्त करके, मंदिर को ध्वस्त करके वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का काम किया था। इस बात की मान्यता है, हिंदू माइथोलॉजी, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस मान्यता को मानते हैं। पर और समस्या तो ये है ना राकेश जी, जैसे आप कह रहे हैं हिंदू मान्यता वाले लोग ये मानते हैं, वही आतिकुर जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है नहीं और कोर्ट का जो आदेश है वो जिस इलाके में है वहां तो वो बात ही नहीं है कि वो मस्जिद आती है कि नहीं आती है। नक्शे को लेकर भी तो विवाद है। आतिकुर जी वो ये कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है कानून के दायरे में, फिर डर किस बात का? अगर वहां पर मस्जिद है, वहां मंदिर नहीं है तो साक्ष्य नहीं मिलेंगे। प्रीति जी मैं जवाब दूं क्या इस पर? एक कोर्ट ऑर्डर दिखाना चाह रहा हूँ। शोएब मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं अभी पहले आतिकुर जी से जवाब ले लूं। आतिकुर जी। जी प्रीति जी, देखिए राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात की कि वो एक 1991 में जो एक्ट पास हुआ वो बीजेपी ने उस वक्त में उसको अपोज किया था। एक कमेटी की मांग की थी और कमेटी की मांग को नजरअंदाज करते हुए वो एक्ट पास हुआ। तो क्या मैं ये समझूं राकेश जी कि सीएए के भी एक्ट को इसी तरह से आपने पारित किया, क्या वो भी आगे जाके चैलेंज हो जाएगा? क्या उसी तरह से आप इसको भी लेंगे? क्या पार्लियामेंट की कोई जो सैंक्टिटी होती है डेमोक्रेसी का टेम्पल मानने की, क्या ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगा? देखिए दो चीजें होती है प्रीति जी कि पार्लियामेंट्री एक्ट का उल्लंघन कर रहा और उसके लिए प्रोटेस्ट करना। हमने सीएए के मामले में प्रोटेस्ट किया, उसका उल्लंघन नहीं किया। ट्रिपल तलाक के मामले में हमने प्रोटेस्ट किया, उसका उल्लंघन नहीं किया। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, देखिए आपने कहा ना, अभी आपने आतिकुर जी बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट करने में आपने दिल्ली की जनता का जो आम जनजीवन किस कदर ठप कर दिया था, ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगी या फिर अभी मैं बोल रही हूं तो सबको याद आ गई होंगी। आपके अधिकारों की वजह से जो दूसरों के अधिकार हैं उसका भी हनन नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है और लोकतंत्र को इसी बात से मजबूती मिलती है। जी, इस चीज को सरकार को पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दिल्ली इलेक्शन थे, इलेक्शन उनको जीतना थे, उसको तूल दी इन्होंने। नहीं, आतिकुर रहमान साहब, एक बात आपने जो कही ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1991 के वर्षिप एक्ट को समाप्त करने जा रही है? नहीं, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा हम पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि संविधान में अनुच्छेद 370 और 35 से मनमानेपूर्ण तरीके से जोड़ा गया था और इस बात की अपेक्षा की थी कालांतर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको समाप्त करने के लिए जनता से जनादेश लिया। जनता के बीच में हमने जन आंदोलन इस बात को लेकर के देखा है और इसके आधार पर अनुच्छेद 370 और 35 से जनता के हित में समाप्त करने का काम कहना चाहते हैं। शोएब, इस बात का जवाब आप दीजिए और अपनी बात जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं। एक सेकंड आतिकुर जी, एक मिनट, राकेश जी रुकिए। शोएब, शोएब आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ। आतिकुर जी अपनी बात को पूरा कीजिए। जी प्रीति जी, मैं यही तो कह रहा हूँ राकेश जी को, देखिए हम लोगों ने बहुत नफरत झेली है बाबरी मस्जिद के मामले के ऊपर। मैं चाहता हूँ ये घृणा खत्म हो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना अभी फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वो वायलेशन है पार्लियामेंट्री एक्ट का 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आप उसको पहले रिपील नहीं करेंगे जब तक कि वीडियोग्राफी या कोई भी दखल या कोई भी उसके मामले में करना वो अनपार्लियामेंट्री होगा, वायलेशन होगा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। संजीव बुनियाल कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव बुनियाल कह रहे हैं 1991 के जिस एक्ट की आप बात कह रहे हैं उसमें वो कुछ जानकारियां जोड़ना चाह रहे हैं। संजीव बुनियाल, मैं सिर्फ प्रीति एक बात कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं।
हिंदू एक्ट को, हिंदू रिलीजियस एक्ट को, हिंदू एंडोमेंट एक्ट को, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट को, हिंदू मैरिज एक्ट को, कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए। अगर हम कहें नहीं 1956 के उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, कोई सुधार नहीं होना चाहिए, उसमें नई चीजों को ऐड नहीं करना चाहिए, तो अगर हम ऐसी पुरानी चीजों को लगातार लेकर चलते तो आज का डेवलपमेंट के इस स्तर पर पहुंच पाता भारत। और अगर हम किसी हिस्टोरिकल एरर, लगातार मैं कह रहा हूं, अगर कोई ऐतिहासिक गलतियों का पछतावा अगर हो सकता है तो पॉसिबल क्या नहीं है उसमें। एक मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक बात करना चाहता हूं एडवोकेट होने के नाते। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस आईपीसी इंडियन पेनल कोड में लगभग ऐसा है जो ये लोग कह रहे हैं कि एक चोर ने 10 घरों में चोरी की, पहले चोर को पकड़ा गया किसी साक्षी के आधार पर, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं इस वाले चोर, इस घर की चोरी को तो मान लेता हूं, पर बाकी की 9 चोरियों को मेरे ऊपर तोहमत लगाना, क्योंकि मैंने 10 घरों में चोरी की मैं मानता हूं, पर एक ही घर की चोरी को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, उसकी पनिशमेंट को बर्दाश्त कर पाऊंगा और उसी के पैसे दे पाऊंगा। देखिए आप यहाँ पर बैठ के, देखिए आप यहाँ पर बैठ के बहुत प्रेजुडियस होकर बात कह रहे हैं अभी। देखिए नहीं, देखिए एक बात तो नहीं संजीव उनियाल जी प्लीज, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बिल्कुल मैं नहीं मान सकती इस बात को, और मुझे लगता है जो व्यूअर्स आपको सुन रहे होंगे वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, जब हम बात कर रहे हैं कानून की, तो न्यायपालिका को तय तो करने दीजिए उस बात को कि वो सही है या गलत है। आप सीधे आपने कटघरे में नाइफ ना बट सीधे आपने कटघरे में डाल दिया कि नहीं भाई यहाँ पर तो मंदिर ही था, यहाँ मस्जिद था ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा। नहीं, लेकिन आपकी एक सेकंड आतिकुर रहमान जी रुकिए। संजीव जी देखिए, मैसेज शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नहीं, देखिए कोई भी बात है वो अगर कानून के दायरे में आएगी, कानून तय करेगा तब तो मान्य है, लेकिन आप एक हवाई बात कहेंगे तो चलेगा नहीं। अनुराग भदौरिया जी एक बार फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके पास आऊं और आप अपनी बात को रखें, आप अपनी बात को रखें। सर मुझे ये बताइए, सर प्लीज मैं आऊंगी आपके पास, बहुत देर से आप बोल रहे थे, अनुराग जी बहुत देर से चुप हैं। अनुराग जी मुझे ये बताइए, ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर अधिकारी जा रहे हैं, अगर अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं, कोर्ट के कहने पर जा रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं ना? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला और फिर आपको शायद समझने में दिक्कत हुई है। मैंने बोला कि हम सभी लोग, और मैं पूरा विश्वास है पूरा उत्तर प्रदेश संविधान और न्यायपालिका को मानने वाला है, देश भी संविधान न्यायपालिका को मानता है और न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। सभी यही बात सुबह से कह रहे हैं। अगर कोई नहीं कह रहा ये बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, क्योंकि वो जबरदस्ती इसको इश्यू बनाने में लगी है। अरे वो अंदर गए अपना सर्वे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इश्यू बना रही है, देखो ऐसा हो रहा है, देखिए वैसा हो रहा है, देखिए ये हो गया, देखिए वो हो गया। अरे भैया सरकार भी आपकी है, अगर वहां दिक्कत पैदा हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना भी आपका ही काम है। वहां पे जाके कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको भी कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से कार्यान्वित करना भी आपका काम है, कि आपका काम माहौल बनाना है। ये भारतीय जनता पार्टी अजीब सी पार्टी है भाई, माने अपने ऊपर अपनी बात खुद ही चिल्लाती रहती है। अरे भाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, अंदर गए वो अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हल्ला मचा रही है, देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए रोक रहे हैं। भाई क्यों सरकार किस लिए भाई, सरकार का क्या काम है वहाँ पे, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन शायद आपने तस्वीरें देखी, एक सेकंड मैं बता दूं, आज जुमे का दिन था और वहां के जो लोकल हैं मैंने उनके बातों को सुना है, हमारे रिपोर्टर वहीं थे, हम आज दिन भर जब से वो घटनाक्रम हुआ हम उसको कवर कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि अमूमन जुमे के दिन यहाँ भीड़ होती है, लेकिन आज जितनी भीड़ है उतनी भीड़ हमने नहीं देखी है। तो अब सुनिए, नहीं ये आप जो कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, तो उसी के संदर्भ में मैं आपको बता रही थी। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए आप अपने तरीके से, मेरी बात तो शायद अनुराग जी समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अनुराग भदौरिया के साथ समस्या ये है कि अनुराग भदौरिया जी अभी भी चुनाव के मुख से बाहर नहीं निकल पाए, चुनाव की पराजय को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। ऐसा सदमा लगा है कि वही चुनाव की बातों को बार बार लगातार दोहराते रहते हैं। अरे भाई अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को जनता ने कानून व्यवस्था की उपलब्धि पर चुना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था को जनता ने सराहा है। अब अनुराग भदौरिया जी की समस्या ये है कि जो चुनाव के पहले जो भाषण करना शुरू किए थे ना, वो अब तक खत्म नहीं हो पाए हैं। इनकी अभी भी वो स्पीड लगातार बनी हुई है। आप निश्चित रहिए ऐसे ही लगातार पराजय पाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो बाबा का बुलडोजर बहुत कठोरता से चलेगा। ऐसे लोगों की संपत्तियों पर जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ करके अगर किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, और ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तल्लीनता
बार बार ऐसे स्थानों पर पाई गई है जहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है, और इसलिए ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए चेतावनी के रूप में भी है। अगर आपको चेतावनी के रूप में समझना चाहे। अनुराग जी की ऑडियो प्लीज थोड़ा सा कम कीजिए, वो समझ ही नहीं आ रहा है राकेश जी क्या कह रहे हैं, और वो लगातार बोले जा रहे हैं, अपनी बारी में ही बोल रहे हैं, दूसरा जब बोल रहा है तब तो बोल ही रहे हैं। प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, नींबू दिखाइए, नींबू दिखाइए, पूछिए क्या भाव नींबू है। कमाल की बात है, क्या भाव है प्रीति जी? कमाल की बात है, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर हम बात कर रहे हैं और आप नींबू लेकर आ गए, गजब। वो जो नींबू है ना, वो नींबू सर पे रगड़िए और ठंडा पानी पीजिए। क्या है, थोड़ा सा इस समय गर्मी है, मैं जानता हूँ गर्मी है, और इस गर्मी का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब पराजय हो जाती है। राजनीति में थोड़ी सी मुश्किल होती है पराजय को स्वीकार कर पाना, लेकिन गहरी सांस लीजिए, नींबू को सर पर रगड़िए और ठंडा पानी पीजिए अनुराग भदौरिया जी, इससे राहत मिलेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको राहत मिलेगी, लेकिन कम से कम संजीदा मसलों पर जब चर्चा करते हैं तो थोड़ी गंभीरता दिखाया करिए। देश आज इस पूरी डिबेट को जब देख रहा होता है तो वो जानना चाहता है कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के जो याचिका दाखिल हुई है, इस याचिका में कोर्ट ने जो कहा है, क्या कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होना चाहिए? क्या मनमाने पूर्ण तरीके से कोई अपनी संख्या के आधार पर, दबाव के आधार पर कानून को दरकिनार करने का प्रयास करेगा क्या? नहीं, अनुराग भदौरिया जी, आप सर एंकर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो प्लीज आप ये तो बताइए ही नहीं। बिल्कुल आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। चक्रपाणी जी से मेरा एक सवाल है। चक्रपाणी जी, वहां मौजूद लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो किसी भी तरह के नक्शे के बारे में जानकारी नहीं देता है। जो कचहरी से लेकर जो गदलिया चौक है वहां से लेकर पूरा इलाका बताया गया, लेकिन वो मस्जिद वाला इलाका है वो स्पेसिफिक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कुछ सर्च करना है या वीडियोग्राफी होनी है तो जो मूर्ति है मां श्रृंगार गौरी की, वो तो मस्जिद की दीवार पर ही है, तो मस्जिद में जाने का सवाल ही कहां से पैदा हो जाता है? उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है। नहीं, सवाल आपत्ति इस बात पे है तो उसकी तो कमेटी बनी हुई है ना। सबसे बड़ी आग में घी डालने का काम जो उसके ज्ञान व्यापी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही से चिल्लाना शुरू कर दिया, हम अंदर घुसने नहीं देंगे, हम ये करने नहीं देंगे, और जमई जी जैसे लोग वहां बैठ करके हिंदू मुस्लिम कर देते। मैं जवाब दूं नीति जी, मैं जवाब दूं क्या? चक्रपाणी जी का नेटवर्क इशू आ रहा है, शोएब बोलिए। देखिए सोचे समझे आ गए चक्रपाणी जी, पूरा कर लीजिए। इस बात को समझना जरूरी है कि माननीय कोर्ट ने का निर्णय है, और 1991 की जो बार बार अतीकुर रहमान जी और सब उदाहरण दे रहे हैं, भाई माननीय कोर्ट ने ही निर्णय दिया है, और 1991 के लिए तो कैंसिल करने के लिए संसद को हमने भी पत्र लिखा है कि खत्म किया जाए, ताकि पुराने जो पाप है जो विदेशी आक्रांताओं के वो सामने आए। अब वो विदेशी आक्रांताओं के पाप को छुपाने के लिए अतीकुर रहमान जी बैठ जाते हैं, फिर कभी जमई जी हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। इससे तो देश की सद्भावना बिगड़ेगी भाई। एक तरफ विदेशी आकर के देश की संप्रभुता पे हमला करते हैं और उनकी संप्रभुता करने वाले के बचाव में आप खड़े होते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको एकता दिखानी चाहिए, आपको बड़ा दिल करके आपको आगे पे आना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। प्रीति जी, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर में मैं खुद पक्षकार था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझौता की बात की तो कई पक्षकार ऐसे ही भागने लगे, और इसी तरह से हिंदू मुसलमान करने वाले लोग आग में घी डालने का काम करते थे। तो कम से कम भाई सबक लेके राम मंदिर के निर्णय से कम यहाँ पे सद्भावना दिखाइए, नारेबाजी मत करिए, अभी से उसका राजनीतिकरण ना करिए। जो माननीय कोर्ट कह रहा है उसका सम्मान करिए, हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। ये बात कहां से आ गई जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि अभी तो जब कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था तो जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हम घुसने नहीं देंगे मस्जिद में। अगर कोर्ट कह रहा है या कोर्ट का फैसला उस तरफ आ सकता है और जिसके तहत अंदर जाने के बाद वीडियोग्राफी का प्रावधान कोर्ट कह रहा है, आदेश दे रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ये वो कौन लोग हैं जो न्याय तंत्र में यकीन नहीं रखते हैं? प्रीति जी, जो लोग कह रहे हैं ना कि ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटी जो है वो सद्भावना नहीं दिखा रही है और हम लोग सद्भावना बिगाड़ रहे हैं, उनको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। अभी पिछले साल ही इसी ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटी ने एक जमीन, सुन लीजिए भाई साहब, ये लॉकअप नहीं है, ये कंगना रनौत का शो नहीं है मैट सर, सुन लीजिए। आपके मोबाइल में मैंने क्लिप दिखाया, आप ही उस चैनल पे दिखा रहे थे, और उसमें हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार से कट्टरपंथी था। आपने दिखाया था कि नहीं? आपके मोबाइल में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से और नफरती घृणा पैदा की जाती है, पूरा देश ने देखा। जमीन बात सुनिए पहले भाई, शोएब की प्लीज ऐसे मत करिए। वही बोल रहे के बाद में बोला प्रीति जी। देखिए
ये कोई कंगना रनावत को शो नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप मेरी बात भी करता हूँ, लेकिन यहाँ से हिंदू मुसलमान करके जिहादी खेल ठीक बात नहीं है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम ना करिए, यहाँ से प्लीज सर ऐसे मत कीजिए। देखिए धर्म गुरुओं को ये सूट नहीं करता है, धर्म गुरु है आप, ऐसे मत करिए प्लीज। चक्रवाणी जी, धर्म गुरु में तो सहनशीलता होती है, धैर्य होता है, सुन तो लीजिए उनको। वो शब्द नहीं बोलने देते हैं आप लोग, इतना दबाएंगे क्या माइनॉरिटी को? शोएब जी आपसे ही सीख रहे हैं मुझे लग रहा है, आप बोलिए अपनी बात को। मैं ये कह रहा हूँ, इसी ज्ञानवापी मस्जिद के, देश के दर्शक सुने, हमारे हिंदू भाई सब सुने, इसी ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटी ने अभी पिछले साल ही जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो अपनी मस्जिद की जमीन दे दी कि ये जमीन मस्जिद की है, मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भाव बनाने के लिए दे दिया जाए, दे दिया। क्या मस्जिद कमेटी ने सद्भावना नहीं दिखाया? अभी पटना में एक बहुत बड़ी राम मंदिर बन रही है, एक मुसलमान ने अपने 3 करोड़ की जमीन मंदिर बनाने के लिए काम दे दी। आप कोर्ट ऑर्डर की बात कर रही है, मैं अब ब्रेक के जो मुस्लिम पक्ष है उनके वकील से कोर्ट ऑर्डर मंगवाया। ये कोर्ट ऑर्डर है मेरे मोबाइल पे, जो डिस्पोजल नंबर 6196 GA का है, उसमें ऑर्डर दिया गया है कि भाई नौबत खाना खास सिचुएटेड एट नॉर्दर्न गेट ऑफ ज्ञानवापी कंपाउंड एंड नौबत खाना दैट इज गेट, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI को कहा गया है। ऑर्डर नंबर पॉइंट नंबर, एक सेकंड चक्रवाणी जी, लेट हिम कंप्लीट। हाँ नहीं प्रीति जी, भारत में पहला मस्जिद, सुनिए सर पहले बात तो सुन लीजिए, वो कह क्या रहे हैं, उनका तर्क क्या है, तभी तो काउंटर कीजिएगा जी। इतनी अच्छी डिबेट हो रही है, सुन लीजिए, मैं बिना तर्कों की बात नहीं करता हूँ। ये ऑर्डर साफ लिखा है कि जो बाहर का हिस्सा है वहां की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वहां के लोकल लोग इसलिए तो विरोध कर रहे हैं कि भाई आप मंदिर कैसे मस्जिद के अंदर कैसे घुस गए? जुमा है, लोग तो नमाज पढ़ेंगे ना। नहीं, जैसे अभी आप ये बात बोल रहे हैं, इस पर जवाब लेना चाहिए। राकेश जी आइए, आप इस पर जवाब दीजिए। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि भाई हम तो बड़े सहिष्णु हैं, आपने अभी पटना का एग्जाम्पल दिया कि वहां पर किस तरह से एक मुस्लिम ने अपनी जमीन दे दी, मस्जिद का इलाका भी दिया गया, काशी विश्वनाथ के लिए भी जमीन दी गई, लेकिन आप ही थे शुरुआत में, आप ही थे जिसने ये कहा कि इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा, और फिर आप यहाँ पर सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी रुकिए एक मिनट, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सर आपकी बारी हो गई, उनसे पूछिए ना। खुद जो है ज्ञानवापी मस्जिद जाता हूँ, कई बार गया हूँ काशी विश्वनाथ, जवाब ले लीजिए राकेश त्रिपाठी से। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, जो मस्जिद की दीवार है वहां पर माँ श्रृंगार देवी जो है उनकी मूर्ति है, माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति है। मस्जिद में जाने का मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर में भी ये बात लिखी है, तो फिर अधिकारी मस्जिद में क्यों घुस रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं घुस रहे हैं। अधिकारी वहां जा रहे हैं जहां उनको कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने, कोर्ट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया है, उनको बाकायदा इस बात के लिए बताया गया है कि कहां आपको वीडियोग्राफी कर रही है और कहां नहीं कर रही है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि अगर कोर्ट कमिश्नर अपनी भूमिकाओं से आगे बढ़कर के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, आप कोर्ट के भीतर जाकर के इसकी अपनी याचिका रखिएगा, अपना प्रतिवेदन रखिएगा, कोर्ट के सामने अपनी बात कहिएगा। लेकिन सड़कों पर आकर के जिस तरह से आप कोर्ट के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और टीवी चैनल्स पर बैठ करके इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि देश के संविधान में आपकी आस्था नहीं है। इससे पता चलता है कि आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात है जो खुल करके सामने ना आ जाए। इसलिए जो ढका हुआ है उसको ढके रहने दो, जो छुपा हुआ है उसको छुपे रहने दो। अरे भाई घबराहट किस बात की है? जो कुछ भी होगा वो विधि की परिधि के दायरे में ही होगा, कोर्ट के द्वारा, निर्णय के द्वारा ही होगा, कोई बलपूर्वक नहीं करेगा। हम इस बात के लिए राकेश जी जो बात कह रहे हैं कि अगर वहां पहुंच रहे अधिकारी भी गलत जगह पर जाकर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अगर अतिकुट जी हैं तो उनको दिखाइएगा प्लीज, तो फिर जाइए आप कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए, फिर सुनवाई कीजिए, जो होगा कोर्ट बताएगी आपको कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अतिकुट जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो लोग जाएंगे प्रीति जी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, कोर्ट की अवमानना नहीं होगी किसी तरह से भी। लेकिन मैं संजीव उनियाल जी की मैं उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था प्रीति जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे प्रेजेंट के ऊपर जरूर हमारा कंट्रोल है, और इस प्रेजेंट को हमको बचाना है। किसी भी इस तरह की हिंदू मुस्लिम एकता को जो ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं, अब ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का
दखल देना इसमें। मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाह रहा हूं प्रीति जी कि ये कोई भी स्टेप, कोई भी स्टेटस को, धार्मिक स्थल को बदलने के लिए कोई भी कदम 1991 को वायलेट कर रहा है। मेजॉरिटी बीजेपी सरकार की है, बीजेपी उसका समर्थन कर रही है वीडियोग्राफी कोर्ट के इस फैसले पर ही आप एक PIL दाखिल कर दीजिए। यस, ये होगा, क्योंकि ये 1991 रिपील करे बगैर कदम उठाना वायलेशन होगा। मेरी छोटी सी ये बात है, इसको आप खत्म करिए। संजीव उनियाल कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर कुछ। संजीव उनियाल, मैं सिर्फ प्रीति एक बात करना चाहता हूं कि ये जिस व्यक्ति जिस आर्ग्यूमेंट की तरफ ये जा रहे हैं वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ये अपील की बात कर रहे हैं, रिपील की बात कर रहे हैं। परंतु मैं क्या बात कर रहा हूं कि आप लोअर कोर्ट में किसी ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी को लेकर किसी मुद्दे को उठाकर आप वहां पर हमेशा जा सकते हैं। ये आपको एक अलग बात कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं अतिकुर रहमान, आप दो बातों को इंटरमिक्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जिसका रिपील एक छोटा सा पार्ट है उसको अप्लाई करना चाहिए 1991 के जजमेंट के हिसाब से। परंतु मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लोअर कोर्ट में, लोअर ज्यूरिसडिक्शन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में जा सकता है। और वो ही उसी का लाइव एग्जांपल है कि एक कोर्ट ने अपने आप में, लोअर कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और वीडियोग्राफी के थ्रू वहां पर जो है कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, तो अपनी वीडियोग्राफी कर रहे थे। अगर किसी साक्ष्य को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको अटैक नहीं कर सकते हैं। आप उनको अटैक करने की बजाय अपने समाज को समझाइए कि हमने जब हमने हिस्टोरिकल एरर्स को ठीक करने की बिल्कुल जरूरत है। हिस्टोरिकल एरर्स को ठीक करने का मतलब ये नहीं अतिकुर रहमान, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको भी दोबारा अपने धर्म में आ जाना चाहिए। मत डरिए आप, जिन लोगों ने कन्वर्जन हुए हैं, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको घर वापसी आने का आमंत्रण अभी नहीं मिला है। बिल्कुल मत घबराइए, आप अपने धर्म में कायम रह सकते हैं। सबको पता है यहाँ का मुसलमान कन्वर्ट हुआ है और उसको अपने धर्म वापसी के लिए आमंत्रण अभी आ सकता है, अभी नहीं आया। मत घबराइए, वहां तक नहीं जा रहा। यस प्रीति जी, ये लैंड ऑफ द बुद्धा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था जापान में जाकर। मैं ये पूछना चाहूंगा संजीव जी से कि लैंड ऑफ द बुद्धा, जहां पर जिस प्रॉफिट का जन्म होता है उसके मानने वाले सबसे ज्यादा होते हैं, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के मंदिर कहां गए, स्टूपास कहां गए, क्यों ब्राह्मणवाद ने तोड़ दिए वो सब? क्या उन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को भी आप ठीक करेंगे? लैंड ऑफ द बुद्धा के अंदर बुद्धिस्टों को मार दिया आपने, खत्म कर दिया, 2% बना दिया। बहुत अच्छी बात कही अतिकुर रहमान। प्रीति मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अतिकुर रहमान, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इस तरह का संवाद ही जो है वो वास्तव में सार्थक बनाता है इस तरह की डिबेट को, और प्रीति जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। अगर कोई व्यक्ति, एग्रीव्ड व्यक्ति, जैसे कि आपके सामने इस पर्टिकुलर मस्जिद को लेके, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके किसी आदमी ने पिटीशन डाली है, ऐसे ही अगर कोई बौद्ध पिटीशन डालेगा तो उसका संज्ञान भी कोर्ट को लेना चाहिए। ये वो देश है, सर्वभौमत्व वसुधैव कुटुंबकम। शोएब वो ये कह रहे हैं जिस ऑर्डर को आप दिखा रहे थे, अगर शोएब मेरे साथ है तो प्लीज दिखाइए उन्हें। शोएब, अभी आप संजीव उनियाल जी को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई खामी है तो कोर्ट का तो दरवाजा है ना दोबारा खटखटाने के लिए, और अगर सच का सर्वे हो रहा है तो हो जाने दीजिए, और उसमें अगर कोई खामी है तो जाइए कोर्ट में। प्रीति जी, देश का युवा भविष्य चाहता है, अपना उज्जवल भविष्य चाहता है। देश को भविष्य की जरूरत है, वर्तमान की जरूरत है, भूतकाल की जरूरत नहीं है। आप देश के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? 29 करोड़ लोग नौकरी की आस छोड़ चुके हैं। हमारा देश विकासशील का टैग हट चुका है। हम लोग परेशान हैं। युवा जो है उसको डंडे पड़ रहे हैं, उसकी नौकरियां नहीं है, जीडीपी हमारी खत्म होगी। हम वर्तमान और भविष्य की बात नहीं करते, रॉन्ग को ठीक करना। लेकिन शोएब, आपको भी ये पता होगा, आपने भी बहुत किताबें पढ़ी है, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो अपने भूत को भूल जाता है वो कभी भी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाता है। चक्रपाणी जी वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय के लिए तैयारी कीजिए, भूत को भूल जाइए। देखिए, जमई जी को विद्वान है, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर है, जानते हैं अच्छी तरह। अभी सहिष्णुता की बात कर रहे थे, अभी उदारता की बात कर रहे थे इस्लामिक लोगों का। इनको पता होना चाहिए कि केरल में जो सबसे पहला मस्जिद बना उसको दान करने वाला, जमीन देने वाला हिंदू राजा था। सवाल इस बात का, फतेहपुरी में जब अंग्रेजों ने उस मस्जिद को नीलाम कर दिया, उसको लेने वाला हिंदू था, लेकिन पुनः जो है, बीच में ना बोलिए, मस्जिद तोड़ के बनाई गई। सुनिए ना, सुनिए, और
तोड़ के बनाई गई थी। अरे सुनिए, और उसके बाद फतेहपुरी को पुनः जो है मुसलमानों को दे दिया। अरे हजार सैकड़ों मंदिर आप लोग लड़ते नहीं रहिए, लेकिन एक बात सच है